अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम रेजिस्टेंस के टॉपिक के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, वो कहते हैं हमारे पास अगर आप बैटरी से कोई लोड लगाते हैं, यानी कि अगर हमारे पास लैंप है या मतलब बैटरी से लैंप या कोई डायोड या कोई एलडीआर या एलईडी जो भी लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक करंट ही होता है जिसकी वजह से लैंप जो है या एलडीआर कोई भी लोड है वो ग्लो करता है। तो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल वोल्टेज डायरेक्ट इन प्रोपोर्शनल होते हैं, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास करंट होगा। लेकिन रेजिस्टेंस और करंट इन्वर्स होते हैं, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, ये आप इस फार्मूले से भी देख सकते हैं। ठीक है, और हम इसको जब अरेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। अच्छा, तो यूनिट्स बताएं हमारे पास कि 1 ओम बेसिकली किसके बराबर होता है। अगर हम कहें कि हमारे पास किसी भी कंपोनेंट के ऊपर अगर कोई भी हमारे पास रजिस्टर है, एलईडी है या एलडीआर है, डायोड है, तो उसके ऊपर अगर हमारे पास 1 वोल्टेज अपेयर हो रहा है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर 1 वोल्टेज अपेयर हो रहा है और 1 वोल्टेज अपेयर होने के बाद उस कंपोनेंट पे 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे जो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? 1 ओम कहलाएगी। ठीक है, तो इसने यहाँ से निकाला भी है कि 1 ओम किस बराबर होता है? वोल्ट पर एम्पेयर। यहाँ पे इसने यूनिट्स का चार्ट भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे वो सवाल कह रहा है कि जैसे देखेंगे हमारे पास दो लैम्प्स हैं डिफरेंट ब्राइटनेस के, और एक है 100 वाट का और एक है 60 वाट का, तो बताएं हमारे पास रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा होगी। स्टूडेंट हमें पता है कि पावर अभी हमने नहीं बताया थ्योरी में, लेकिन ये है कि पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्स होते हैं, यानी कि पावर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए तो ऐसा बल्ब हो जिसकी पावर कम हो, तो इसका मतलब ये जो 60 वाट का बल्ब होगा इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, पावर और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो ये हमें ज़रा याद रखना है। पावर के आगे डेफिनेशन में देखेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि किस तरह सेटअप होता है। एक्चुअली ये तो सेटअप आपने उसमें भी देखा होगा IGCSE में भी, कि अगर ये हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, ये अगर हमारे पास एक लोड है या रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर हमें ये पता लगाना है कितना करंट जा रहा है। बेसिकली हमें इसमें रेजिस्टेंस पता लगानी है। ठीक है, बेसिकली तो हमें इसमें रेजिस्टेंस पता लगानी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? वोल्टेज भी चाहिए होगा और करंट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। करंट के लिए हमेशा एमीटर लगता है सीरीज़ के अंदर, तो ये जो कंडक्टर है इसके सीरीज़ में लगेगा और करंट कुछ फ्लो होगा इस तरह। और इसी तरह हमारे पास जो है अगर हमें वो चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज भी चाहिए होता है, तो वोल्टेज हमेशा जो है वो पैरेलल में लगता है। वोल्ट मीटर 2 पॉइंट कॉमन होते हैं तो पैरेलल होता है, और ये वोल्ट मीटर लगता है 1 पॉइंट कॉमन होगा तो एम मीटर लगता है। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे, एम मीटर से करंट मेजर करेंगे, और फिर आर इक्वल टू वी अपॉन आई के फार्मूले से हम इस कंपोनेंट पे रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज करंट निकालने के लिए एम मीटर और वोल्ट मीटर का कनेक्शन पता होना चाहिए। अच्छा, पावर के फार्मूले से आप वाकिफ़ हैं। हमारे पास पावर जो फार्मूला है, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है उसको हम पावर कहते हैं, इसका यूनिट होता है वाट। ठीक है ना, हमारे पास पावर जो हो गया है एनर्जी ट्रांसफ़र अपॉन टाइम टेकिन, वाट पर यूनिट वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। इसी तरह हमारे पास हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वाट जो है वो फिज़िकल वर्क जो है वो एनर्जी का सिंबल है, फिज़िकल क्वांटिटी है कि उसका सिंबल है, और जो डब्ल्यू है वो हमारे पास पावर का सिंबल है, वाट्स का। ठीक है, तो डब्ल्यू को और वाट्स के साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, वर्क डन अलग होता है, वाट्स अलग होता है। अब हम जो है वो पावर की इक्वेशन निकालते हैं। वोल्टेज हमें पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क डन क्या होगा? वोल्टेज और क्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा वोल्टेज इंटू चार्ज। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो ये जो वर्क है वो यहाँ प्लेस कर दो,
वोल्टेज इंटू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम को अलग कर लो। तो चार्ज अपॉन टाइम पता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, आई इक्वल्स चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो क्यू अपॉन टी की जगह आई आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हम आई प्लेस करेंगे तो पावर आ जाएगा वी इंटू आई। तो पावर का बहुत आसान फार्मूला है, वोल्टेज इंटू करंट। अच्छा, इसमें मज़ीद हम अगर वी आई में बेसिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जो है वो कंपोनेंट जब हीट होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो हम कहते हैं कि पावर डिसिपेशन हो रहा है या एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से। ओवरऑल जैसे कोई ग्रिड स्टेशन है वो पावर बना के सप्लाई कर रहा है हमारे घरों में, तो टोटल जो समझेगा 10 मेगावाट अगर सप्लाई कर रहा है तो कुछ किलोवाट जो है वो वेस्ट हो जाती है, उसके बाद जो बचती है वो हमें सप्लाई होती है घरों में। तो वो जो पावर लॉस है वो हम चेक करेंगे इन्हीं फार्मूलों से। एक फार्मूला वी आई भी है, अगर हम वी इक्वल टू आई आर डाल दें, ओम्स लॉ रिप्लेस करें तो एक पावर का फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर, और फिर अगर हम आई रिप्लेस कर दें तो फार्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के 3 फार्मूले हैं, 1 ये हमारे पास है 2 और ये हमारे पास है 3, ठीक है। ये तीनों को हमें याद रखना है। तो देखिए वो बता रहे हैं पावर के 3 फार्मूले हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर डिसिपेशन के फार्मूले हैं। जो स्टूडेंट बेसिकली पावर और रेजिस्टेंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जब करंट पास होता है किसी भी कंपोनेंट से, लोड से, रजिस्टर से, लैम्प से, डायोड से, सेमीकंडक्टर से, तो क्या होता है कि उसमें कुछ हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, यानी कि हमें पूरे ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता है, अप्लाइंस को सेव करने के लिए हमें ज़्यादा करंट नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम क्या करते हैं रेजिस्टेंस लगाते हैं। रेजिस्टेंस जब लगाते हैं किसी भी कंपोनेंट में तो क्या होता है वो डिवाइस हीट होती है, हीट होने की वजह से उसका ओवरऑल पावर जो इनपुट पे आ रहा होता है वो आउटपुट पे जाने जाने तक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं पावर डिसिपेशन। तो इसलिए पावर और रेजिस्टेंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आप देखोगे करंट हमारे पास ये ना रजिस्टर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हुए रेजिस्टेंस बीच में आती है, रजिस्टर की वजह से एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, हीट होता है ना, गर्म हो जाता है, रजिस्टर की वजह से ही हीटिंग होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो वी आई कहलाता है, वी इक्वल टू आई आर कहलाता है। तो पावर इक्वल टू वी आई की इक्वेशन में जब हम डालेंगे वी आई आर यानी ओम्स लॉ डालेंगे वी आई में, एक दफ़ा वी डालो और एक दफ़ा आई डालो, वी डालेंगे तो आई स्क्वायर आर बन जाएगा, और हमारे पास अगर जब हम आई डालेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि देखो हमारे पास ये जैसे है, तो इसमें क्या हमारे पास अगर ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, और यहाँ पे समझो आउटपुट है, यहाँ पे हमारे पास हाउसेस वगैरह हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हाउस वगैरह हमारे पास हैं, जो लोड मतलब बेसिकली जो लोड है, पंखे हमारे लगे हुए हैं घरों में, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो अगर हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, अप्लायंसेस, तो यहाँ पे देखो कि हमारे पास इनपुट पे जो ग्रिड स्टेशन जो बिजली घर है, जो पावर स्टेशन है जो बिजली पैदा कर रहा है, समझो कि वो 6 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है, ठीक है, 6 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि रेजिस्टेंस और पावर का एक ताल्लुक है, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई लाइन है हम देख रहे हैं, सप्लाई लाइन ये क्या होगा, हीट होता है, इसकी वजह से पावर डिसिपेशन होती है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है कुछ इनपुट पावर, और वो जो है थोड़ा लॉस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो आएगा। बेसिकली हर जगह देखते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लॉस होती है, ये कंफर्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा इनपुट आउटपुट पे हमारे पास आ जाए, कुछ तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ाने में वेस्ट हो जाएगा। तो 60 मेगावाट है, इसमें से हम समझो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस, जैसे 10 मैं कहता हूँ कि 10 किलोवाट, ठीक है, तो ये अंदाज़न बता रहा हूँ, वी डोंट हैव द एक्यूरेट फिगर्स। 10 किलोवाट जो है वो पावर डिसिपेशन में ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी जो बचेगा, ठीक है, 6 मेगावाट माइनस 10 मेगावाट जो बचेगा वो हमारे पास यहाँ आएगा, ठीक है, मतलब समझो कि 59 मेगावाट तक या कुछ इस तरह, 59.9 मेगावाट या इस तरह कुछ बचेगा वो आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यही होता है कि पावर डिसिपेशन होती है, वी आई स्क्वायर आर, ये इसी के फॉर्मूले हैं कि हम पता लगा सकें कि पावर ज़ाया कितना हो रहा है फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन जो इनपुट वाला है, और फ्रॉम द पावर स्टेशन जो हमारे पास इनपुट है, और कहाँ तक जहाँ पे हम आउटपुट पे जो हम लोड घरों में और जो यूज़ कर रहे हैं उसके बीच में जो पूरा रास्ता है, इसमें हमारे पास पावर ज़ाया होता है। इसने एनर्जी की रिलेशन निकाली हुई, यानी रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। पावर होता है वी इंटू आई यानी वोल्टेज इंटू करंट, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर हम यहाँ प्लेस कर देंगे, पावर जो हम यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इंटू आई हम यहाँ लिख देंगे, वी इंटू आई जो हम यहाँ लिख देंगे तो वी इंटू आई यहाँ आ गया, और जो टाइम है वो रिमेन सेम, टाइम तो सेम है, ठीक है।
तो क्या होगा आई वी टी, वर्क डन का फॉर्मूला है आई वी इंटू टी, सही है, यानी वर्क डन इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज इंटू टाइम। थोड़ी सी ट्रिक देख रहे हैं हमारे पास, ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं लैम्प ऑपरेट 20 सेकेंड, द करंट इन द लैम्प इज 10 एम्पेयर, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है 400 जूल। तो वो कह रहा है कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा। क्यू में पता है क्यू इक्वल टू आई टी होता है, क्यू इक्वल टू आई टी। तो स्टूडेंट्स ये देखो आपके करंट इतना है 10 है और टाइम है 2, तो ये हो जाएगा 20, चार्ज हो जाएगा 20 और चार्ज का यूनिट क्या होता है 20 कूलम्स। अच्छा फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी टू द लैम्प। तो हमें पता है एनर्जी का फार्मूला क्या है, एनर्जी का फार्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन में बस दिया हुआ है 400 जूल्स और करंट दी चार्ज दिया हुआ है पास 20, ठीक है, 0.02 टू द 4 एनर्जी आ जाएगा 20 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है।